Hello students, very much welcome to Bionurture channel. So welcome to lecture batch of class 12. So this is the second lecture of human health and disease. As we have started this chapter, just go and check the playlist. The first lecture has already been delivered. Okay, so today we are going to discuss about the AIDS and cancer part. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th एंड 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एड्स वाला पार्ट एंड देन विल मूव ऑन टू द कैंसर पार्ट। एड्स अ वेरी क्रॉनिक जिसको कहते हैं। क्रॉनिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे केसेस में पेशेंट मर भी जाते हैं, राइट। एड्स के ट्रीटमेंट तो है लेकिन ये लाइफ टाइम रहता है, इसकी कोई ये जो डिजीज है इट्स नॉट टोटली क्यूरेबल। ओके, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो ये एड्स है ये कभी भी अगर पेरेंट्स को अगर जेनेटिक में अगर लाइफ हिस्ट्री में किसी को एड्स है इट डजंट मीन कि उसके आने वाले जनरेशन में किसी को एड्स होगा। दैट मीन्स इट्स नेवर जेनेटिकल। ये हेरिडिटरी नहीं है, ये हमारे फोर फादर से हमारे तक नहीं पहुंच सकता। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली प्रूव होती है। लाइक जेनेटिक्स में अगर हमारे फोर फादर्स में हमारे जनरेशन्स में किसी को हुई है तो आने वाले जनरेशन्स आने वाले बच्चों में हो सकती है। लेकिन एड्स ऐसा नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है। प्लस इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है जब हमारे इम्यून सेल्स जो है वो हमारे इम्यून सेल्स को अटैक करते हैं, एड्स। ओके, और बेसिकली कौन अटैक कर रहा है वो भी बताने वाले हैं, तो आज के क्लास में बने रहिए। डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट द एड्स एंड कैंसर पार्ट। सिंड्रोम क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखाएंगे जब एक पेशेंट को, एक इंसान को एड्स हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1981 में सबसे पहले एड्स कहाँ रिपोर्ट हुआ था? एक होमोसेक्सुअल पर्सन में, जो कि यूएसए में सबसे पहला जो एड्स का पेशेंट जो है रिपोर्ट हुआ था, दैट इज इन 1981। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये एड्स जो बीमारी है कि अपने आप तो हो नहीं जाएगा किसी भी इंसान में। तो इसके लिए कोई ऐसी वायरस होगी जो हमारी बॉडी के सिस्टम में पहुंच रही है और हमें एड्स कर रही है, राइट। तो पॉजिटिव एजेंट क्या है? एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी क्या है? अ ग्रुप ऑफ वायरस जिसको कहते हैं रिट्रो वायरस। तो एचआईवी इज नथिंग बट एक ग्रुप है वायरस का जिसका नाम है रेट्रो वायरस। ओके, तो ये रेट्रो वायरस क्या है? एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है। एनवेलप्ड जो बाहर वाली जो वायरस है, वायरस के जो आउटर लेयर है वो किससे बने हैं? लिपिड एंड प्रोटीन के लेयर को, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन लेयर, तो दैट इज नथिंग बट एनवेलप्ड वायरस। हर वायरस एनवेलप्ड नहीं होता है। मैं एचआईवी पढ़ा रही हूँ आपको, एचआईवी के बारे में बता रही हूँ, एड्स के बारे में बता रही हूँ। तो बेसिकली ये डिजीज क्या है? क्रोनिक है। तो जिन वायरस में ये एनवेलप्ड वायरस एनवेलप प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर लेयर है एनवेलप जो कि लिपिड एंड प्रोटीन की लेयर है, तो बेसिकली ये वायरसेस जो है बहुत ज़्यादा क्रोनिक होते हैं। लाइक ये ऐसे डिजीज फैलाते हैं कि वो लाइफ टाइम क्यूरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो एनवेलप्ड वायरस का मतलब होता है आरएनए जीनोम। जो हमारा जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो एनवेलप वायरस का काम क्या है? वो आरएनए जीनोम को, हमारा यहाँ आरएनए जीनोम है तो उसको अनक्लोज करके रखेगा। जैसे कि सपोज अगर हम एक बेसिक एग्जांपल, अगर हम जैसे कि अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, पहले के टाइम पे लेटर लिखे जाते थे बट नाउ नॉट। हाँ, अगर जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार होता है, एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन भेजती है ना, तो क्या करती है? आजकल तो सब ऑनलाइन भेज रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग एनवेलप में प्रॉपर राखी डाल के उस पे एड्रेस लिखते हैं। तो हमारा जो राखी है वो क्या प्रोटेक्ट हो रही है ना। इसी तरह ऐसे ऐसे तो आप भेज नहीं सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से एनवेलप में अपनी एड्रेस लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से राखी जो है आपके जगह तक पहुंच जाएगी। सिमिलर इन द केस ऑफ वायरस के केस में, वायरस राखी है हमारा आरएनए का जीनोम,
और एनवेलप है जो हमारा एनवेलप जिसमें हमारी राखी रखी जा रही है, राइट। तो सिमिलर केस में हमारे जो वायरस की जो एनवेलप होती है वो आरएनए जीनोम को एनक्लोज कर रही है। आरएनए जीनोम हमारा एनवेलप के अंदर है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बोलें तो एनवेलप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, दो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है एचआईवी के एनवेलप में। नाम क्या है, GP120 एंड GP41। अब ये CD4 CD5 क्या है, दिस आर द कॉम्प्लीमेंट, दिस आर द रिसेप्टर्स जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन के साथ जो बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स। इसका काम मैं अभी इसके नेक्स्ट बताने वाली हूँ। एनवेलप का GP120 GP41 और ये CD4 CD5 रिसेप्टर का काम क्या है, ठीक है। तो GP120 जो है particularly it will bind to the receptor CD4 और GP41 glycoprotein 41 it will bind to the receptor CD5। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो रेड कलर का लेयर है इसको हम कहेंगे कैप्सिड, ठीक है। इसके भी फंक्शंस बताने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रोटीन होगी एक आउटर प्रोटीन और एक इनर प्रोटीन जो कि नाम है P17 एंड P24, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ये एंजाइम प्रेजेंट है इन वायरस। अब ये एंजाइम का जो काम है आपको इस चैनल पे ट्यून रहना होगा, तभी मैं इस एंजाइम का आपको फंक्शन बता सकती हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का काम क्या है, राइट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर आई मीन एचआईवी में कि मेन एचआईवी के जीनोम के पास ये जो हमारा जीनोम है यहाँ पे आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यहीं भी प्रेजेंट है। प्रोटीएजेस क्या है, दिस इज SES अगर लिखा गया है तो दिस इज नथिंग बट एंजाइम, ठीक है। तो ये भी एक एंजाइम है प्रोटीएजेस, इट डील्स विद द प्रोटीन पार्ट। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन पार्ट को तोड़ेगा। इंटीग्रेज ये भी एंजाइम है, इसकी भी फंक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। इसकी फंक्शन हम नेक्स्ट डायग्राम आपको बताने वाले। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी है, क्या क्या प्रेजेंट है, एनवेलप प्रेजेंट है, कैप्सिड है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है आउटर एंड इनर प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीएजेस प्रेजेंट है जो प्रोटीन पार्ट को तोड़ेगा, इंटीग्रेज प्रेजेंट है ये भी एक एंजाइम है, इस एंजाइम का फंक्शन पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। और एनवेलप में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, GP120 एंड GP41 जो कि रिसेप्टर क्या है, CD4 और CD5 ये दोनों रिसेप्टर से ये ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली ये रिसेप्टर का काम होता है जब भी ये एचआईवी वायरस जब है, ये एक होस्ट सेल, सपोज ह्यूमन होस्ट है, ठीक है। एक ह्यूमन सेल में ये एचआईवी वायरस जब एंटर कर रहा है तो इस रिसेप्टर का काम होता है वो जो होस्ट का हमारा जो होस्ट का जो सेल है उस पे अटैच करेगा, ये रिसेप्टर जाकर अटैच करके एंड तब वायरस अच्छे से आसानी से जो है होस्ट के डीएनए में पहुंच जाएगा। लेकिन वहां तक का सफर इतना आसान नहीं होता है। तो आइए देखते हैं वहां तक का सफर कैसा होता है। अब हम बात करेंगे एचआईवी की लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा ये हमारा वायरल आरएनए, ठीक है, ये हमारा एक, ये आप कह सकते हैं एचआईवी वायरस, ठीक है, ये एचआईवी वायरस, ठीक है। आरएनए तो उसका अंदर होगा, पहले तो उसके एनवेलप वायरस होंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा आपको GP41 जो कि किस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जैसा कि यहाँ मैंने कहा CD5 रिसेप्टर, तो दिख रहा है आपको CD5 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड GP120 CD5। तो इस तरीके से ये दोनों रिसेप्टर्स ये क्या है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर किया ये रिसेप्टर्स, ये क्या है, ये हमारा होस्ट सेल है, ठीक है, ये हमारा होस्ट सेल है। जैसे कि मैंने कहा जब हमारा एचआईवी वायरस है एक होस्ट सेल में एंटर कर रहा है तो रिसेप्टर ही जो काम करेगा वो अटैच हो जाएंगे, रिसेप्टर चिपक जाएगा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इस तरीके से वो एंटर करेगा इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल हमारा यहाँ ह्यूमन है, एग्जाम्पल एक ह्यूमन होस्ट सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन होगा एचआईवी एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, ओके। तो फ्यूजन ये एचआईवी का एनवेलप है, ये CD4 रिसेप्टर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बाइंड हो रहा है,
1 और CD5 रिसेप्टर है, तो ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। पहले क्या करेंगे, HIV के एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल पहले फ्यूज कर जाएंगे, इस तरीके से फ्यूज कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, आरएनए से ये जो कैप्सिड है, जो कैप्सिड वाला पार्ट है, वो हमारा कहाँ पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म हो रही है, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो हमारा जो प्रोटीज है, जैसा कि मैंने कहा, इट्स एन एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड करने में हेल्प कर रही है। तो तब प्रोटीन को डिग्रेड कर रही है, जो हमारा जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। क्लियर है। तो आरएनए डबल स्ट्रैंड है। तो ये एंजाइम, जैसा कि मैंने आपको कहा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम है। बेसिकली ये उसी वायरस में ही प्रेजेंट है, उसके पास वो एंजाइम भी है। ठीक है। तो आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब जब हमारा जो वायरस का जो डीएनए है और हमारा ह्यूमन का डीएनए, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल दोनों डिफरेंट है। ध्यान से सुनिएगा, वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ह्यूमन का क्या है, डीएनए है। क्लियर है। अब जब ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन है, होस्ट डीएनए, होस्ट सेल क्या है, डीएनए है, लेकिन जो एंटर कर रहा है वो आरएनए है। तो इसी वजह से हमारा जो वायरस का जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो दिस इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट कहाँ था, एचआईवी वायरस में प्रेजेंट था, जो कि ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर में बताया है आपको। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम है, और यही एंजाइम क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से पहले कंप्लीमेंट्री डीएनए डीएनए मिलेगा, कंप्लीमेंट्री। ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री डीएनए हमें मिल गया, फिर हमें क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो अब ये जब जब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए से, उसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब बना लिया, अब हमारा होस्ट जो जीनोम है, जो हमारा जो होस्ट सेल है, उसका जो जीनोम है, दैट इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, अब वो एंटर कर जाएगा आराम से। ठीक है। तो ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये यूं ही तो पहुंच नहीं जाएगा, अब इसको पहुंचाने के लिए एक और एंजाइम के काम आएगी, जैसा कि मैंने कहा आपको, इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ पे पहुंचेगा, ये हमारा होस्ट सेल है, ये हमारा होस्ट सेल का जीनोम है। तो यहाँ पहुंचा रहा है कौन, इंटीग्रेज एंजाइम। और ये भी हमारे जो एचआईवी वायरस है उसी के अंदर ये इंटीग्रेज एंजाइम भी प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, डीएनए में कन्वर्ट कर दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है पहुंचना कहाँ है, होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल में पहुंच गया, अब क्या करेगा, वहां पे जाके वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारे न्यू वायरस पार्टिकल, आई मीन न्यू वायरस जो है उसके छोटे छोटे प्रोजेनीज होंगे। वायरस जो मल्टीप्लाई करेगा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। एक बार होस्ट सेल जो हेल्दी होस्ट सेल में पहुंच गया, वो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहां छोड़ के फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, फिर बाकी सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेगा, और इस तरीके से एक एक हेल्दी इंसान को बीमार बना देगा। एक वायरस, उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वायरस है, बिकॉज ये एचआईवी वायरस है। इसके पास बहुत कुछ दिया है भगवान ने, एनवेलप वायरस दिया, एनवेलप दिया है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करके और होस्ट के सेल में एंटर कर गया। ये बहुत चालाक है ये एचआईवी, राइट। ठीक है, समझ में आए। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। द सेम थिंग कि जो ये रेट्रोवायरस है, जो एचआईवी की जो वायरस है, ये एक सेल में कैसे पहुंच रही है। ये एक ह्यूमन सेल है, सपोज एग्जांपल एक ह्यूमन सेल में ये कैसे पहुंच रही है और एड्स कैसे फैला रही है। क्वेश्चन ये है, और इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी बुक ने बहुत अच्छे से समझाया है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा जो एचआईवी वायरस है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरस, दिस इज नॉन एज रेट्रोवायरस, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। तो ये हमारा वायरल वायरस का प्रोटीन कोड है। तो वायरल, जब जैसे कि आपको पता है, इसका जो आरएनए होगा, इट्स जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वायरल का जो आरएनए कोड है, पहले वो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये हमारा एनिमल सेल है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर है। और ये जो इनसाइड हमारा प्रोसेस चल रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो हमारा वायरस है, जो एनिमल सेल के अंदर एंट्री कर लिया है,
ठीक है, वायरल आरएनए दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, और ये ह्यूमन का सेल है। उसके बाद वायरल आरएनए से डीएनए फॉर्म होगा। इस डीएनए का नाम क्या है? कंप्लीमेंट्री डीएनए। और वो वायरल डीएनए आरएनए से डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। प्लाज्म मेम्ब्रेन जो हमारा बाहर का सेल मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सेल को, एनिमल सेल को। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जब वायरल डीएनए है, अब जब वायरल डीएनए जो डीएनए बन चुका है, अब आरएनए से डीएनए बन गया, अब ये डीएनए कहाँ जाएगा? हमारा होस्ट सेल में। होस्ट सेल का डीएनए है, न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। द वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। उसके बाद क्या होगा? न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड। अब जो सेल इन्फेक्ट हो गया, ये सेल हमारा होस्ट डीएनए इन्फेक्ट हो गया, तो ये क्या करेगा? नए वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा बाय द इन्फेक्टेड सेल। इसको कहेंगे, उसी वायरस को कहेंगे प्रोवायरस। ठीक है, और इंटीग्रेस, यहाँ पे इंटीग्रेस एंजाइम का फंक्शन है, आई मीन काम है, जो हेल्प कर रहा है वायरल डीएनए को होस्ट जीनोम तक पहुंचाने के लिए। क्लियर है? बहुत सरल भाषा में। उसके बाद यहाँ पहुंच गया तो नए, बहुत सारे नए वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेंगे इन्फेक्टेड सेल के थ्रू। तब न्यू वायरसेस, बहुत सारे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये जो न्यू वायरस, जो नए वायरस प्रोड्यूस, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ वहाँ पे, जब रेप्लिकेट हुई सेल तो बहुत बहुत सारे कॉपीज बने वायरस के। तो वो जो कॉपीज बने वायरस के, अब वो दूसरे सेल्स को, जो हेल्थी सेल्स है, वहां पहुंचेंगे, वहां इन्फेक्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक ऑर्गन इन्फेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, infected cell can survive while viruses are being replicated and released। जो infected cell है, जो सेल वो infected है, वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो वायरस रेप्लिकेट हो जा रहे हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है कि कैसे एचआईवी वायरस जो है एक एनिमल सेल में एंटर करता है, किस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है और एक हेल्दी इंसान को बीमार बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले कि ये एड्स होता कैसे है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके केस में ये एड्स का होना बहुत स्वाभाविक है। अगर दो, एक कपल है जिनमें एक पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है विथ एचआईवी वायरस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरे कपल को भी वो हो सकता है, आई मीन दूसरे जो मेट कर रहे हैं उनके पार्टनर को भी ये एड्स हो सकता है। ठीक है, और सेकंड इज बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सपोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, राइट? तो वहाँ पे अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, किसी तरह की सर्जरी हो गई, तो ब्लड की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, राइट? अगर उस पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया गया और वो ब्लड को हमने चेक नहीं किया, दैट वाज कंटेमिनेटेड बाय एचआईवी वायरस, तो इन दैट केस जो पेशेंट बिल्कुल भी हेल्दी था, किसी और चीज़ से जूझ रहा था, अब वो एचआईवी से भी जूझने लगेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर है? तीसरा, द शेयरिंग नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजेस। तो जो ड्रग अब्यूजेस होते हैं उनके केस में नीडल्स अगर शेयर करते हैं तो उस केसेस में भी एड्स की चांसेस होती है। तो जब भी हम एक नॉर्मल से इंजेक्शन भी लेने जाते हैं तो हम ये बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा जो इंजेक्शंस है, जो निडल है, दैट इज कंप्लीटली न्यू, वो बिल्कुल ही न्यू हो। ऐसा नहीं कि पुराना किसी का भी निडल लेके आप लगाते हो, क्योंकि किसी भी इंसान में कुछ भी, कोई भी बीमारी हो सकती है, हम उसके कारण दूसरे की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, राइट? तो दैट्स वाई जब भी आप हॉस्पिटल में, ये बेसिक और कॉमन सेंस है, जब भी आप कहीं जाए एक प्रॉपर इंजेक्शंस भी लें या कोई भी चीज़ें जो हॉस्पिटल की चीज़ें आप देखें, तो दैट शुड बी प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड वे में, प्रॉपर क्लीन वे में होना चाहिए, राइट? फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड फॉर द प्लेसेंटा। अगर एक मदर को एड्स है and in the same time she is pregnant with a child, then in that case also उस बच्चे के अंदर प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा जो प्लासेंटा एक जोड़ता है माँ और बच्चे को, ठीक है, माँ का जो भी खाना होता है वो प्लासेंटा के थ्रू ही बच्चों में जाता है। तो उस बच्चे के पास प्लासेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर से जो एचआईवी वायरस है वो पहुंच सकता है। तो दैट्स व्हाई whenever a lady is going to conceive, she has to get her full checkup that she might be having any kind of disease, and definitely if she is having any disease,
हर चिल्ड्रन हैज टू सफर, ठीक है। तो इसी वजह से इफ अ मदर इज हेल्दी देन द चाइल्ड विल बी कंप्लीटली हेल्दी, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? अनइंटेंशनल वेट लॉस, अगर बहुत ज़्यादा, और हाँ, ये सिम्टम्स अगर मैं आपको बता रही हूँ, इट डजंट मीन दैट यू गाइस और एनीवन, कोई भी अगर इस चैप्टर को पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इट डजंट मीन कि जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, अगर किसी में एक आध सिम्टम्स भी होते ही मैं सोच लेना कि अरे यार मुझे एड्स है, नो। दिस सिम्टम्स डजंट डिटरमाइन दैट एक इंसान को एड्स हो सकता है। दिस सिम्टम्स माइट बी द डिफरेंट, हो सकता है कुछ और परेशानी हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो, डजंट मीन कि ये सिम्टम्स अगर शो करें तो एड्स हो, बिकॉज उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस डॉक्टर से करवाना जरूरी होता है। ओके, सो फर्स्ट सिम्टम्स इज, अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, हम खा पी रहे हैं बहुत तरीके से, फिर भी बगैर, अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, जिम भी नहीं जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन हमारी जो खाना है वो बॉडी में लग नहीं रही है, वो कोई वही वायरस लेके चला जा रहा है, राइट। तो हमारा वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्रोनिक ट्रीटमेंट, अगर स्किन रैशेस हुई, स्पेशली फेस पे, जेनाइटल्स पे, एनस पे बहुत ज़्यादा रैशेस हुए, या अल्सर्स हुआ, इन्फेक्शन हुआ माउथ के अंदर, ये जेनाइटल्स के ऊपर, ठीक है। स्वेटिंग, अगर हम रात में सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीने आ रहे हैं। अनयूजुअल टायर्डनेस, बगैर काम किए भी एक इंसान को अगर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हुई तब भी चांसेस है। नोजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। भूख ना लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो प्रॉप अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डाइजेशन कर रही है तो भूख लगना चाहिए एक इंसान को, राइट। तो भूख ना लगना ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक, जो हमारा गर्दन का जो लिम्फ ग्लैंड्स है वो स्वॉलन हो जाना, ग्रोइंग या आर्म पिट्स पे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, दिस सिम्टम्स कैन बी कॉज्ड बाय कंडीशन अदर देन एचआईवी। तो एचआईवी के अलावा ऐसा नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स किसी में शो करे, डजंट मीन दैट दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड विद एचआईवी वायरस। द सिम्टम्स कैन बी कॉज्ड बाय अदर कंडीशन आल्सो एंड डू नॉट मीन कि यू हैव एड्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स है ही। ये सिम्टम्स एचआईवी के अलावा किसी और बीमारी के लिए भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रीटमेंट। हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। तो सबसे पहले अगर हम एड्स के ट्रीटमेंट की बात करें, तो कोई भी बीमारी अगर आप स्टार्टिंग पे एक इंसान जाता है तो उसकी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है। वो बीमारी तो उसके साथ हमेशा रहेगी टिल ही और शी डाइज, राइट। लेकिन एटलीस्ट हम अपने लाइफ स्पैन को तो बढ़ा सकते हैं। अगर एक इंसान स्टार्टिंग ऑफ द बीमारी के टाइम पे डायग्नोसिस हो जाता है तो मे भी 15-20 साल वो सर्वाइव कर ले, और एक इंसान अगर 70-80 तक भी सर्वाइव कर लेता है, इट्स मोर देन इनफ, राइट। Highly active antiretroviral therapy, a combination of several antiretroviral medicines that aims to control the amount of virus in the body. That means ये एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। सारे जो रेट्रोवायरल मेडिसिन है उसको कंबाइन करके, और जितने जो वायरस है हमारी बॉडी में, एचआईवी वायरस, उसको किल करने के लिए ये मेडिसिन, ये थेरेपी यूज़ की जाती है। बिकॉज एचआईवी वायरस इतने ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहे हैं और हमारी बॉडी को पूरी तरीके से बीमार बना दिए हैं, तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग थेरेपी यूज़ करनी होगी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं एजेटी, एजिटोथाइमिन। ये एक मेडिसिन है जो कि एंटी रेट्रोवायरल की थेरेपी के तौर पे यूज़ की जाती है। ये क्या करता है, जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम था, क्या फंक्शन क्या था उसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का, हमारा जो वायरल आरएनए था वो डीएनए में कन्वर्ट करना इस एंजाइम का काम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का, राइट। अब जब ये इनहिबिट कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को ही कम कर देगा, तो ये एंजाइम नहीं रहेगा तो हमारा आरएनए से डीएनए बनेगा नहीं। और जब आरएनए से डीएनए बनेगा नहीं तो हमारा होस्ट जो डीएनए है, होस्ट का जो सेल है, वो सेल का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस मेडिसिन का यही काम है, बेसिकली इट इनहिबिट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस। अगर एक पेशेंट जा रहे हैं ये सारे सिम्टम्स लेके, तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट देंगे, और कुछ ये लैब में की जाती है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इससे पता करेंगे कि एक पेशेंट को एड्स है कि नहीं है,
ठीक है। इसके लिए एक मशीन्स आती है, लैब में मशीन्स होती है, उस पर्सन के डीएनए को निकाल के बहुत सारी स्टेप्स होती है, प्रॉपर प्रोसेस के साथ इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया जाता है। दूसरा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तीसरा एलाइजा टेस्ट। तो अभी तक के लिए याद रखिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेस्ट है ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्म के लिए कि एक पर्सन को एड्स है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ये नेको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो एड्स पेशेंट के लिए बेसिकली एड्स को प्रिवेंट करने के लिए ही काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट कैंसर। अब सबसे कैंसर अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक वायरस है, एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। लोग कैंसर के नाम से डरते हैं, बट कुछ नहीं, ये एक वायरस है जो हमारे सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। कैंसर इज नथिंग बट अ डेंजरस काइंड ऑफ वायरस। ठीक है, तो कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, जो हमारा, जैसे कि मैंने सेल डिवीजन क्लास 11th में पढ़ाया है, आप जाके लेक्चर दे सकते हैं। तो वहाँ पे जब हमारा जो सेल है वो सेल खुद ही सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन की ज़रूरत ना हो, फिर भी सेल का किसी भी तरह डिवीजन हो रहा है अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल्ड में नहीं है हमारे सेल के, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। ठीक है, दूसरे टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होता है, एक बिनाइन होता है, दूसरा मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन मतलब ट्यूमर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये ट्यूमर सेल्स इतने खतरे नहीं होते, बिकॉज अगर किसी को ट्यूमर डिटेक्ट हो रहा है, अगर वो बिनाइन फॉर्म में, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कैंसर के, 0, 1, 2, इस तरीके से 4। तो फोर्थ जो है सबसे लास्ट स्टेज होता है कैंसर का, उसमें पेशेंट बच भी सकता है और मर भी सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्थ स्टेज अगर हो जाता है तो पेशेंट मर जाता है। लेकिन अगर उसको 0 स्टेज है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, दैट इज बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, तो उस टाइम में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल दी जाती। अगर उससे थोड़ा फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक पहुंचती है बीमारी, तो उसमें हमें और भी सर्जरी के बाद रेडिएशन, कीमोथेरेपी, बहुत सारे मेडिसिन, हमें वायरस को देखना है कि जो वायरस से हमारे बॉडी के कितने सेल्स को इन्फेक्ट कर चुका है, राइट। तो इसीलिए जो बिनाइन है वो खतरा नहीं है, वो हील भी हो सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट है वो क्या करता है, मैलिग्नेंट कब होती है एक कैंसर सेल, जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रही है। सपोज एग्जांपल, एक पेशेंट, एक हेल्दी इंसान को लीवर कैंसर है, तो लीवर कैंसर के अलावा जो वायरस है लीवर को पूरी तरीके से खत्म करके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स, उसको डैमेज करती जाएगी। तो दैट इज मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट कब होता है, जब एक पेशेंट थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, तो दैट इज मैलिग्नेंट। दैट मीन्स कैंसर हमारे बॉडी में ऑर्गन्स में पूरी तरह फैल चुका है, अब बचना मुश्किल है। इसी वजह से द डिटेक्शन, जो मैं कहती हूँ, द डायग्नोसिस, द प्रॉपर डायग्नोसिस एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डिजीज that can be recovered, that person can survive. Okay, नेक्स्ट, कार्सिनोजेंस। अब हम बात करते हैं कि कैंसर होता कैसे है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल है, शार्प टीथ, कैंगरी कैंसर, या रेडिएशन, कुछ ऐसे रेडिएशंस होती हैं जैसे यूवी रेज। ऐसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ओजोन लेयर है, जो हमारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, अब हम इतना जो है ध्यान नहीं देते एनवायरनमेंट के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने लगे हैं, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट से, ये ओजोन की जो होल है वो जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा यूवी रेस डायरेक्ट हमारे स्किन पे, हमारे अर्थ पे पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इससे अच्छा कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, बहुत सारे ट्रीज लगाएं। ठीक है, तो नॉन आयोनाइजिंग है यूवी रेज, आयोनाइजिंग जैसे एक्स रेज, गामा रेज, है ना। तो जो हम जितने भी ये टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, ये सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशंस इमिट कर रही हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर कहते हैं तो थोड़ा दूर रखिए और थोड़ा कम समय मोबाइल को दीजिए। गिव टाइम टू योर हेल्थ, गिव प्रायोरिटी टू योर बॉडीज, राइट। तो ये सारी रेज जो है बहुत खतरनाक होती है, दे में कॉज कैंसर। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल, कोल टार, एस्बेस्टस एंड एफ्लाटॉक्सिन्स। तो केमिकली कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कैंसर को कॉज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑन्कोवायरस है, जो कि कुछ ऑन्कोजीन्स हैं जिनको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जैसा कि मैंने लिखा है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल वे में। ये प्रोसेस है, अगर एक नॉर्मल सेल है
तो वो सेल बहुत अच्छे से डिवाइड करेगा। लेकिन अगर वो कैंसर कॉजिंग जिन है, फिर ट्यूमर सप्रेसर जिन कहते हैं, तो वो जिन को सप्रेस कर देगी, सेल को खत्म कर देगी, एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसर होता है प्रोटोऑन्कोजीन्स के थ्रू। हमारे जो ट्यूमर सप्रेसर जिन को बढ़ा देती है, जो ट्यूमर करती है, एंड देन सेल को खत्म कर देती है, एक वायरस, राइट। तो एक नथिंग बट एक वायरस है जिसको जो रेप्लिकेट करके हमारे बॉडी में एंटर करती है, हमारे होस्ट डीएनए को खत्म करती है, फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को खत्म करती है। तो दिस इज कैंसर। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, contact inhibition, undifferentiated cells, glucose high demand, not dependent on growth factors, and angiogenesis. So these are the properties of cancer. नेक्स्ट, कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? सबसे पहले रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसमें बायोप्सी करते हैं। अगर किसी को लीवर सेल में कैंसर है तो लीवर सेल के थिन स्लाइस ऑफ लीवर सेल्स को कट करेंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे कि सच में इस इंसान को कैंसर है कि नहीं। सबसे पहले बायोप्सी ही देखी जाती है। बायोप्सी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस कहते हैं उसको। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे रख के फिर देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके रिजल्ट देते हैं कि जो एक इंसान को कैंसर है कि नहीं। फ्रोजन सेक्शन, हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस, दैट इज अगर किसी को ल्यूकेमिया है तो ब्लड सेल उसके ब्लड काउंट को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो इसके थ्रू भी कैंसर की डायग्नोसिस कर सकते हैं। molecular diagnosis, that is MRI, magnetic resonance imaging, magnetic fields को I mean मैग्नेटिक फील्ड्स इमेज को वो करने के लिए, इमेजिंग के लिए प्रॉपर एमआरआई यूज़ करते हैं। सिटी स्कैन जो करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, इसके थ्रू भी, सिटी स्कैन के थ्रू भी पता करते हैं, कैंसर को डायग्नोसिस करते हैं। ट्यूमर कुछ मार्कर्स होती हैं जिसके थ्रू भी पता करते हैं, कैंसर की डायग्नोज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मेथड्स हैं जिससे कैंसर को डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एक पेशेंट को अगर थोड़ी भी सिम्टम्स कैंसर की पता चलती है, सबसे पहले उसको बायोप्सी की रिपोर्ट करते हैं, राइट। हर कैंसर की अपनी अपनी सबसे द फर्स्ट स्टेप इज बायोप्सी करेंगे उसकी। अगर और भी क्लियर वे में जानना है कंप्यूटर टोमोग्राफी के, तो सिटी स्कैन देंगे, एमआरआई देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के थ्रू। सिटी स्कैन से हमें 3D इमेज मिल जाएगा। कंप्यूटर टोमोग्राफी उस सेल के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें सिटी स्कैन के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैंसर थेरेपी। अब हम बात करते हैं कैंसर थेरेपी कुछ होते हैं। सर्जरी, तो सबसे पहला स्टेज होता है अगर किसी को एक छोटा ट्यूमर भी है जो कैंसरस हो सकता है आने वाले समय में, उस ट्यूमर को रिमूव करना, एंड दैट प्रोसेस नथिंग बट सर्जरी। अगर किसी को कैंसर के दूसरे तीसरे स्टेज भी है तो भी सर्जरी ज़रूरत है, बिकॉज अगर वो ऑर्गन ही ज़रूरत नहीं है बॉडी में और उसमें कैंसर है तो उस ऑर्गन को निकाल देना है। उसके बाद ये भी चेक करना है कि आसपास और भी जो वायरस हैं, जो कैंसर सेल्स है, जो वायरस सेल्स हैं, वो इन्फेक्ट तो नहीं कर गए आसपास के सेल्स को। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, आई 30 थायराइड देते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन देने के बाद उसके बाद फिर टेस्ट, फिर बायोप्सी करेंगे, फिर से सीटी स्कैन करेंगे। ये सारी प्रोसेस देखने के बाद फिर चेक करेंगे कि क्या वो वायरस अभी तक मरा है कि जिंदा है। फिर रेडिएशन के बाद केमोथेरेपी देंगे। ठीक है, बेसिकली रेडिएशन, केमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, हर कैंसर पेशेंट्स में बेसिकली ये तीन चीज़ें दी जाती हैं। केमोथेरेपी के ड्रग्स होते हैं विनकरोज, विनब्लास्टिन, टैक्सोल, टैक्सस, वैकाटा। ठीक है, तो ये केमोथेरेपी के ड्रग्स है। कुछ सेशंस होते हैं केमोथेरेपी के जो पेशेंट्स के जो वायरस सेल है उसको किल करने के लिए। इट डजेंट मीन कि एक कैंसर जो है पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं करेगा। देर आर 100% चांसेस ऑफ ए कैंसर सर्वाइवर अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने ट्रीटमेंट करे, अपने हेल्थ पे ध्यान दे, स्ट्रेस ना ले अपने लाइफ में, तो कैंसर को एक इंसान बीट कर सकता है। इट्स नथिंग बट ए वायरस। सो देर इज नो फियर ऑफ कैंसर। अगर किसी को कैंसर है, देर इज नो फियर, ए पर्सन कैन डेफिनेटली डिफीट द कैंसर if he or she has the willpower to do it. Next is immunotherapy, targeted therapy, stem cell transplant। तो बहुत सारे केसेस में किसी को कैंसर है तो स्टेम सेल से भी, स्टेम सेल्स जो है न्यू सेल्स को रिजुविनेट करते हैं, तो उससे भी जो है कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है।
आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो रिसर्च चल रही है वो नैनो पार्टिकल के ऊपर चल रही है। 10⁻⁹ अ वेरी स्मॉलर पार्टिकल जिसको आप कह सकते हैं नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्स जानना है आप गूगल पे से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नैनो पार्टिकल के ऊपर रिसर्च चल रहा है और ये बहुत आने वाले समय में बहुत न्यू टेक्निक होने वाला है। कैंसर पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाली है नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। कॉस्टली होते हैं लेकिन जिनके पास पैसे हैं डेफिनेटली ही और शी विल टेक द ट्रीटमेंट, राइट। तो ये सारे रिसर्चेस हो रही हैं अभी तक बायो और इसके थ्रू जो है लोग ठीक भी हो रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, राइट। नैनो पार्टिकल्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, दिस इज डन। क्वेश्चंस। कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम, कार्सिनोमा द कैंसर कॉजिंग एजेंट कहाँ से आ रहा है? एपिथेलियल सेल्स, बोन मैरो, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स, नन ऑफ द अबव। क्या है? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। मेलानोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम, मेलानोमा जो है वो मेलानोसाइट से डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए। HIV वायरस दैट कॉजेज एड्स बाय अटैकिंग अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड, जो HIV वायरस है वो अटैक कर रहा है टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। जैसे कि मैंने दो रिसेप्टर की बात आपसे छेड़ी थी, CD4 CD5। अगर दोनों रिसेप्टर होता तो दोनों में टिक करते, एक रिसेप्टर है तो एक पे आप टिक करिए, राइट। इफ पेशेंट इज सस्पिशियस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, एक पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर से डाउट है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, दैट द सिम्टम्स माइट बी देयर। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट डॉक्टर फिजिशियन सजेस्ट करेगा कैंसर को डायग्नोस करने के लिए? पहला क्या क्या टेस्ट है? मैमोग्राम। तो मैमोग्राम जो टेस्ट है, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो डॉक्टर ये सजेस्ट करेंगे तो आप मैमोग्राफी के लिए जाइए। Next, benign tumor is the one which is differentiated and encapsulated shows metastasis। नहीं, क्योंकि benign नहीं था, जो metastasis था वो सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर था, malignant था वो, तो metastasis benign tumor शो नहीं करता है। differentiated नॉन कैप्सुलेटेड, अनडिफरेंशिएटेड नॉन कैप्सुलेटेड ये भी नहीं है। तो क्या है? डिफरेंशिएटेड है और कैप्सुलेटेड। लाइक हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर से और इसके इलाज भी बखूबी की जाती है, राइट। हो गया फिनिश। तो कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में थे और आप जाके कुछ और भी क्वेश्चंस करिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था आज का एड्स एंड कैंसर के ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी आपके नीट एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी यू सून।